CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी, जिंदगी बचाने वाला द्रव। एपिसोड 1। हार्मोन एक्स की खोज शुरू होती है। सन 1918 की शरद ऋतु, सितंबर 28, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी वर्ष। संयुक्त सेना के ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के जर्मनी पर प्रहार जारी थे। अपनी चिकित्सा स्नातक की डिग्री को हासिल कर एक 25 वर्षीय नौजवान लेफ्टिनेंट कनाडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था। फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्यपरायण डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नति के साथ कैप्टन बनाया गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे बॉक्सटन के विशेष अस्पताल में लाया गया था। थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, थोड़ा और बस। मुझे खेद है कैप्टन, लगता है कि हाथ काटना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, नहीं। कैप्टन, बिल्कुल नहीं। मुझे इस बात का एहसास है कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन नहीं डॉक्टर। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ देते हैं। शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बाह को बचाने की खातिर डॉक्टर पाल्मर ने उनके हाथ को नहीं काटा। वो बहादुर जख्मी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। 1 साल बाद उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस के पदक से सम्मानित किया गया। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो कनाडा लौट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने ओंटारियो प्रांत के लंदन शहर में डॉक्टरी की। डॉक्टरी का काम निभाने के साथ साथ पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के हड्डी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। एक दोपहर डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय में सर्जरी, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्षक था The relation of the islets of Langerhans to diabetes with special reference to causes of pancreatic lithiasis। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को डॉक्टर मोसेस बैरन ने लिखा था। इस लेख के सार की 3 मुख्य पंक्तियों को बेंटिंग ने अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख कर रख लिया। Ligate the pancreatic ducts of dogs, keep dogs alive till acini degenerate, remove the residue and then isolate internal secretion। ये साधारण सी पंक्तियां थीं, पर इनमें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीज थे। डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर F.R. मिलर के दफ्तर गए। प्रोफेसर मिलर स्नायु क्रिया तंत्र के विशेषज्ञ और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बेंटिंग ने उन्हें बताया, प्रोफेसर मिलर, ये देखिए, इस लेख में यह दावा किया गया है कि जब पैनक्रिएटिक नली को सर्जरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है तो अग्नाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिप्सिन बनते हैं वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पर आइलैंड ऑफ लैंगरहेंस की कोशिकाएं बची रह जाती हैं। वाकई ये एक बहुत सरल विचार है। हाँ, और ये तर्क संगत भी लगता है। डॉक्टर बेंटिंग, हाँ, मेरे अध्ययन और शोध का क्षेत्र
स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली है। आपने जो शोध समस्या सुझाई है वो वास्तव में एंडोक्रिनोलॉजी का विषय है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय की छोटी सी प्रयोगशाला ठीक नहीं रहेगी। आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी। तो प्रोफेसर मिलर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर बेंटिंग जी, आपको टोरंटो विश्वविद्यालय जाना चाहिए। टोरंटो? वहाँ शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर हैं जॉन जेम्स रिकर्ड मैक्लियोड, जी, जो कनाडा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञानी हैं। स्कॉटलैंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसिएट डीन भी हैं। अच्छा। इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रयोगशाला आपके लिए सही जगह रहेगी। ठीक है प्रोफेसर मिलर, मैं वहीं जाऊंगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अगले सप्ताह नवंबर 8 सन 1921 की सुबह डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर जॉन मैक्लियोड से उनके दफ्तर में मिले। प्रोफेसर। हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। कृपया यहाँ बैठिए। जी, धन्यवाद। श्रीमान, मुझे प्रोफेसर मिलर ने आपके पास भेजा है। किस लिए? जी, ये मेरे पास मधुमेह रोग के इलाज के लिए एक शोध का प्रस्ताव है। मेरी सोच का आधार है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये सब आप करेंगे कैसे? सर, पाचन प्रणाली में अग्नाशय क्या क्या और कैसे कैसे अपना कार्य करता है, इसका पता लगाकर। हाँ जी, हाँ, ये मेरा अपना भी विशेष शोध क्षेत्र है। अच्छा सर, मैं सोचता हूं कि अग्नाशय में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है। पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है? ये बिल्कुल स्पष्ट है, और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभव है डॉक्टर बेंटिंग? क्या आपको रक्त में शक्कर की मात्रा मापना आता है? जी नहीं, मैं रसायन शास्त्री नहीं हूं। डॉक्टर बेंटिंग, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका शोध में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए अन्वेषण की प्रयोजना तैयार करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। जी। आप चूंकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बेंटिंग जी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं, यूरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोधकर्ता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं, और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ। जी सर। उनके अलावा आप क्या अलग करना चाहते हैं? मुझे उनके प्रयासों और परिणामों के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूं सर। डॉक्टर बेंटिंग, कम से कम आपको तर्क संगत तो बनना ही पड़ेगा। जी सर। विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रयोग अपनी ही प्रयोगशाला में करने की इजाजत भला कैसे दे सकता हूं? आपसे बेहतर और काबिल लोग ऐसे प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं। जी। आपकी थ्योरी मुझे लगता है बेकार है। सर, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाला कोई आंतरिक रसायन है। ओके। कोई अनजाना एक्स हार्मोन है। मैं उसे धागे से बंधे हुए अग्नाशय से अर्क बनाकर निकाल लेता हूं और एक डायबिटीज रोग से पीड़ित कुत्ते में इंजेक्ट कर देता हूं, और कुत्ते के रक्त में शक्कर की मात्रा घट जाती है। क्या ये सबूत काफी नहीं? मैं तो सिर्फ आपसे इस शोध को करने की
अनुमति मांग रहा हूं सर। डॉक्टर बेंटिंग, मेरी सलाह है कि आप अगली गर्मियों के मौसम तक इंतजार करें और उसके बाद 1 या 2 महीने के लिए आप टोरंटो आ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद सर। जैसा कि डॉक्टर बेंटिंग ने सोचा था, पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। ऐसा अक्सर होता ही है। डॉक्टर बेंटिंग सहज नहीं थे क्योंकि प्रोफेसर मैक्लिओड की बुद्धि और तेज तर्रार स्वभाव का प्रभाव ही कुछ ऐसा था। परंतु जीवन डॉक्टरी पेशे के नजरिए से आगे बढ़ता नजर आ रहा था। उनकी चिकित्सा का काम धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। वो जिद्दी और सपने देखने वाले इंसान थे। वो एक शोध प्रयोग पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। बसंत ऋतु तक वो कुछ महीनों के लिए डॉक्टरी छोड़कर लंदन से बाहर निकलने का मन बना चुके थे। इसलिए सन 1921 के मार्च महीने में डॉक्टर बेंटिंग ने टोरंटो में प्रोफेसर मैक्लिओड से पुनः संपर्क स्थापित किया। इस बीच विश्वविद्यालय के कुछ प्रभावी और नामी गिरामी लोगों ने शर्मीले पर इरादों के पक्के शोधकर्ता के बारे में प्रोफेसर मैक्लिओड से उनके हक में सिफारिशें की थीं, जिससे प्रोफेसर मैक्लिओड के विचार डॉक्टर बेंटिंग के बारे में अब बदल चुके थे। उस रात उन्होंने एक लिखित प्रस्ताव तैयार किया। अगली सुबह वो प्रोफेसर मैक्लिओड से फिर मिले। प्रोफेसर मैक्लिओड, अगर शोध के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है तो मैं आशा करता हूं कि अपने शोध प्रोजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। अपने शोध को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो मैं आपके लिए प्रयोग करने की सुविधाएं और जानवरों का इंतजाम करता हूं। मैं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का अनुरोध करूंगा। वो शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातक हैं। अभी वो किशोर उम्र में ही हैं, पर इस काम के लिए वो बेहतरीन हैं। जी सर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेस्ट में रसायन विश्लेषण का जुनून है और आप एक अच्छे सर्जन हैं। आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोगशाला की बाकी सुविधाएं? अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोगशाला से काम चला सकते हैं, जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की व्यवस्था हो और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेष कमरा भी हो, जिसे आप ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। यह साधारण सी घटना बाद में एक महान खोज में तब्दील हुई। 1920 के दशक में डायबिटीज यानी मधुमेह एक खतरनाक रोग था, जिसमें मौत शर्तिया ही होती थी। डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीका है कि मरीज को एक साधारण पर संतुलित आहार पर रखा जाए, ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो। इन सब उपचारों से मरीज कुछ ही बरस तक जी तो जरूर लेते थे, पर वो बचते नहीं थे। कई बार तो खुराक इतनी घटा दी जाती थी कि मरीज भूख से ही मर जाता था। लंदन को अलविदा कहकर डॉक्टर बेंटिंग अपनी कार में 2 सूटकेस डालकर टोरंटो के लिए रवाना हो गए। उनके मित्र फ्रेडरिक हिपवेल और उनकी पत्नी ने अपने घर में रहने के लिए उन्हें जगह दे दी। प्रोफेसर मैक्लिओड ने अपना वादा निभाया। मेडिकल स्कूल की इमारत की दूसरी मंजिल पर 10 कुत्ते और एक टेबल पर बनी एक छोटी रसायन प्रयोगशाला उनके आगमन पर तैयार थी। सन 1921 को 17 मई के दिन मैक्लिओड ने सर्जरी का पहला प्रयोग बेंटिंग और बेस्ट के जिज्ञासु दल को खुद करके दिखाया। प्रोफेसर मैक्लिओड ने पहले कुत्ते की सर्जरी के बाद किसी दूसरी सर्जरी में हिस्सा नहीं लिया।
जून 14 सन 1921 को वो 3 महीने के लिए लंबी छुट्टी पर स्कॉटलैंड चले गए और तब बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी कमर कसकर दिन रात एक करते हुए गर्मियों के मौसम में प्रयोगशाला की छोटी सी कोठरी में पसीने से तरबतर अपने प्रयोगों में जुट गईं। चार्ल्स, हमारे पास 10 कुत्ते हैं और हमें इनमें से 5 को डायबिटीज से ग्रसित रोगी बनाना है। क्या? हाँ, हमें बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी। अब डॉक्टर बेंटिंग, तुम्हारा मतलब है कि इन 5 कुत्तों में एंटी डायबिटिक गुण उत्पन्न होंगे? बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, ये क्या यंत्र है? ये कैलोरी मीटर है, रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए। अच्छा चार्ल्स, इस शोध परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वजह? डॉक्टर बेंटिंग, बचपन में मेरी एक नन्ही सी दोस्त थी, मेरा मतलब मेरी बचपन की साथी। डायबिटीज की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि हमारे काम से कोई राह निकले और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो सके। बिल्कुल होगा। तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। हाँ डॉक्टर, प्रोफेसर मैक्लिओड ने मुझे पहले ही बता दिया था। अरे वाह, तब तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा डॉक्टर, कब शुरू करेंगे हम अपना काम? बस अभी। मैक्लिओड ने पहले अपनी प्रयोगशाला के लिए 8 सप्ताह का ही वादा किया था और उनका समय समाप्त हो चुका था। 10 में से 7 कुत्ते वो पहले ही खो चुके थे, वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। इसलिए बेंटिंग ने और कुत्ते खरीदने के लिए अपनी कार बेच दी। अब बेस्ट शहर की गलियों में क्या दिन क्या रात कुत्तों की तलाश में निकल जाते थे। उनके मालिकों से मोलभाव करते, उन्हें खरीदकर प्रयोगशाला में ले आते थे। लेबोरेटरी में सैकड़ों कुत्तों पर उन्होंने प्रयोग किए। हर कुत्ते को एक नंबर दिया जाता था। कभी ये नंबर पिंजरे का नंबर होता था तो कभी ऑपरेशन की तारीख के मुताबिक उन्हें नंबर दे दिया जाता था। ज्यादातर ऑपरेशन के बाद कुत्ते अपनी सामान्य स्वास्थ्य की हालत में वापस आ जाते थे, पर उनके अग्नाशय से पाचन रस बनना लगभग बंद हो जाता था और अग्नाशय अवयव की बाहरी कोशिकाएं या तो सिकुड़ जाती थीं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती थीं। एक दिन डॉक्टर बेंटिंग, चार्ल्स और डॉक्टर मैक्लिओड प्रयोगशाला में थे। ये तो मैंने कर दिया। हाँ चार्ल्स, इस सिकुड़े हुए अग्नाशय को काटकर निकालो और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको नमक और पानी के घोल में डाल दो। जी डॉक्टर। और हाँ, परख नली के चारों तरफ बर्फ के टुकड़े रख दो ताकि घोल सुरक्षित रहे। ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। और हाँ, जब अग्नाशय तंतु बर्फ की ठंड से जमने लगे तो छान कर उससे तरल को सफाई के साथ अलग कर लो। समझ गए? जी। ये मैंने छान लिया और इसको अलग कर लिया। वाह, ये रहस्यमयी तरल कई बार निथारने के बाद बना है। अरे वाह चार्ल्स, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक काम करते हैं चार्ल्स, क्यों ना हम इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें? अच्छा, तो काम आप लोगों का यहाँ पर डॉक्टर मैक्लिओड सर आइए ना। आइए सर। इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें। क्योंकि ये लैंगरहैंस के आइलेट से आया है। हाँ, वैसे सोचना आपका अच्छा है, पर
आइलेटिन को मेरा ख्याल है कि इंसुलिन कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैटिन भाषा में आइलैंड को कहते हैं इंसुला। इंसुला, इंसुलिन, राइट? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने मैकलियोड सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी मैं भी। हाँ, सही फरमा रहे हैं। थैंक यू। प्रयोग के दूसरे कुत्तों के समूह का सारा ही अग्नाशय बाहर निकाल दिया गया। बिना अग्नाशय के ये कुत्ते डायबिटीज के मरीज बन जाते थे और लगभग 1 सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही उन कुत्तों का जिनके अग्नाशय की नली को बांध दिया गया था, दोबारा ऑपरेशन किया जाता था। डायबिटीज रोग से ग्रस्त 2 कुत्तों में से एक का इलाज अर्क से किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया। डॉक्टर बेंटिंग, हाँ, वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था वो मर गया। हाँ, लेकिन चार्ल्स फिर भी वो 4 दिन तक जिंदा रहा। हाँ। अच्छा, उस पीले रंग के कूली कुत्ते का क्या हुआ? तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर 92? हाँ, वही नन्हा सा प्यारा सा कुत्ता। मैंने 8 सीसी एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है। मैं कैलोरीमीटर से उसके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार माप रहा हूं। चार्ल्स, आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मात्रा थी? 12 बजे के करीब ये 43 थी। 43। चार्ल्स, हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहो। ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। डॉक्टर बेंटिंग, इस कुत्ते की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है। ये देखिए, रात के 2 बजे अब ये 33 अंक पर है। हाँ। 3 बजे 29 अंक पर। अच्छा। और 4 बजे 21 अंक पर। अरे वाह। और 5 बजे ये 15 अंक पर है। बहुत खूब। यानी 6 घंटे में ये 43 अंक से गिरकर मात्र 15 अंक पर आ गया। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है। हाँ डॉक्टर बेंटिंग, वाकई ये तो कमाल हो गया। अरे वाह चार्ल्स, वाह कमाल कर दिया सच में। अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और रोग के लक्षणों से मुक्त है। ओ चार्ल्स, हमने कर दिखाया। हाँ। लेकिन डॉक्टर बेंटिंग, हाँ, हमें अपना प्रयोग कई बार दोहराना पड़ेगा। हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डायबिटीज के रोगी बरसों से प्रार्थना कर रहे थे। हाँ चार्ल्स, देखो ये कुत्ता भी कितना खुश है ना, और खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा है। सचमुच चार्ल्स, हमने कर दिखाया। हाँ डॉक्टर, सच में आखिरकार हमने कर लिया, कर दिखाया। अपने मकसद में कामयाब हुए। हाँ डॉक्टर। दोनों शोधकर्ताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुंच चुके हैं। ये कुत्ता जो उनका दोस्त बन चुका था, 92 इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक अर्क द्रव्य नहीं था। आखिर कुत्ता बीमार पड़ गया। उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया। इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे 20 दिन तक जिंदा रहा। डायबिटीज से पीड़ित कुत्ते की मौत पर बेंटिंग के आंसू निकल पड़े, पर इस प्रयोग से इन दोनों शोधकर्ताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई। इंसुलिन की कहानी एपिसोड 1। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार अश्विनी वालिया, राजश्री त्रिवेदी, राजेश आहूजा, सुनील लोहिया, रजत सेन गुप्ता, प्रवीण शर्मा और परवेज गौहर। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी। ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।